Hello everyone. So today I want to make a video regarding the 2008 financial crisis. So what was the case, and what happened due to that we have to face a global recession. And now, because it is a very complex issue, so I would like to make this video in Hindi because I am making this video for the Indian audience. So I would like to switch to Hindi, so that it would be easier for people to understand this. तो यूएस में क्या हुआ था ना 2000 के समथिंग में, जो हाउसिंग मार्केट होता है ना, जो रियल स्टेट मार्केट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो घर लेना या फिर घर घर के जितने भी लाइक लोन वगैरह लेना होता है, तो जो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया 2000 के बाद से, लाइक जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसको कम कर दिया। और जो लोग थे उनको लोन लेने के लिए, लाइक उनको लोन लेना आसान कर दिया। लाइक जो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिल पास करे उनके कैपिटल में, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को लोन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी और कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिल जा रहा था। और जो जो घर था उनको लेना उनके लिए आसान पड़ जा रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये पूरा जो ये लाइक कम इंटरेस्ट पे या फिर विदाउट कोलैटरल जो है लोन देना, या फिर जो भी बायर्स थे उनकी हिस्ट्री को नहीं देखना, लाइक उनकी इनकम वेरिफिकेशन नहीं करना कि उन लोगों की अर्निंग क्या है, वो लोग अर्न कर भी रहे हैं, उनकी स्टेबल इनकम है कि नहीं है। इसके होने के बावजूद भी जो वहाँ की बैंक्स थी, बहुत सारी बैंक्स थी, जो बैंक के जो ब्रांचेस होते हैं उसके, एक बड़ा बैंक हो गया जैसे ड्यूश बैंक हो गया या लीथल ब्रदर्स हो गया, उसके अंडर में बहुत सारे बैंक आते थे। उन बैंकों ने अपने लोगों को, लाइक जो यूएस के सिटीजन्स हैं, विदाउट इनकम वेरिफिकेशन या फिर विदाउट एनी कोलैटरल उनको लोन देना स्टार्ट कर दिया, विदाउट किसी मतलब एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। किसकी वजह से? फेडरल गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे बिल पास करे थे कैपिटल में जहाँ पे उन वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब ये काम पूरा 5-6 साल तक चला। 2005 अर्ली 5 में एक, अगर आपने बिग शॉट मूवी देखी हो तो उसमें एक माइकल जे बरी करके एक कैरेक्टर है, उसका जो रियल कैरेक्टर का जो नेम है रियल लाइफ वर्ल्ड में वो तो मुझे नहीं पता, बट उसने ना कुछ डिफ़ॉल्ट्स देखे यूएस की इस पूरी एक जो ये 4-5 साल से जो भी चला हुआ आ रहा था, इसमें उसने एक डिफ़ॉल्ट ये देखा कि जो यूएस की बहुत सारी बैंक्स थे वो लोग विदाउट इनकम वेरिफिकेशन के लोगों को लोन दिए जा रहे थे एट अ वेरी लो इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप इसको ना ऐसे आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए एक कोई बैंक है, वो पूरे लो इंटरेस्ट पे बहुत सारे लोगों को लोन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब उसकी पेमेंट की फ़र्स्ट डेट जो डेट होगी, जो इशू होगी, उस डेट पे अगर उसकी इनकम नहीं है, अगर वो मंथली इनकम नहीं कमा रहा है, तो होगा क्या कि सारे के सारे जितने भी लोन जिन्होंने लिया है, जो डेट लिया है जिन्होंने, वो सारे जब लोन एक साथ नहीं दे पाएंगे तो डिफ़ॉल्ट आएगा। तो इसी वजह से उसने जब ये एक पैटर्न देखा, वहाँ की जितनी भी बैंक्स थी जो लोन दे रही थे वहाँ के सिटीजन्स को, उसने देखा कि विदाउट इनकम वेरिफिकेशन या कोलैटरल के लोन दिया जा रहा है। तो यही चीज़ उसने ना लाइक एक तरीके से उसने ना नोटिस करा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2005 तक बहुत सारे जो बैंक्स थे वो अपने जो लोन होते थे ना उसको मॉर्टेज बॉन्ड्स के तौर में ना, लाइक जैसे एक बैंक है उसने लोन दिया करीबन 10,000 लोगों को, तो उन लोन्स को वो एक सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जो यूएस से बाहर बैठे जो इन्वेस्टर थे, उन सबको उन्होंने बेच दिया विद दिस कि उनको पता था कि ये लोन बहुत ही रिस्की है, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि विदाउट वेरिफिकेशन जब आप लोन देंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। बट इसके बावजूद भी उन लोन्स को जो MSB में कन्वर्ट किया, मॉर्टेज बॉन्ड सिक्योरिटीज़ MBS में कन्वर्ट करके फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिया गया
विद दिस थिंकिंग कि उनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। वैसे ही जो ट्रिपल बी और जो डबल बी रेटेड जो वहाँ के मोर्टगेज बॉन्ड्स थे, जो कि और ज़्यादा रिस्की होते हैं, जो कि इतने अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत कम मिलता है उस पर, तो वो और ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो उसको क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट करके बाहर के जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको बेच दिया गया। तो पहले उन्होंने मोर्टगेज सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो MBS होता है उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचा, फिर जो क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन होता है, ये दोनों टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मोर्टगेज सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो भी आप जिस भी आप अपने कस्टमर को जो लोन दे रहे हो उस लोन को कन्वर्ट कर देना लाइक एक बॉन्ड में, एक सिक्योरिटीज़ में, और वो सिक्योरिटीज़ को फॉरेन इन्वेस्टर को बेच देना और फिर उनको ये बिलीव देना कि आपकी जो जब क्योंकि लोग जिन्होंने भी लोन लिया है वो जब अपनी उनकी डेट ऑफ इशू, जब पहली उनकी डेट ऑफ रीपेमेंट आएगी, जब वो अपनी रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे, तो यही बिलीफ, ये ट्रस्ट उन बैंक्स ने उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिया कि इस बॉन्ड्स को आप आज पहले ख़रीद लीजिए और फिर इस बॉन्ड्स की जब रीपेमेंट जो डेट होती है ना, जो रीपेमेंट डेट जो भी आएगी 5 साल के बाद, जितने भी लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है उसकी जब रीपेमेंट डेट जब आएगी तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स के बदले में आपको पैसा मिलेगा। और US जो उस टाइम पे था एक एपिसेंटर है, आपको भी पता है, पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल पावर है। तो बाकी जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, यूरोपियन यूनियन, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, उनको ट्रस्ट दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ US ना। तो US जो बोलेगा लोग मानेंगे, उनको भी पता था कि ये बहुत स्टेबल इकॉनमी है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जितने भी उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे ना, लोन जो भी मोर्टगेज बॉन्ड सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने ख़रीदे थे और क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन जो उन्होंने ख़रीदे थे, अब इसमें इन दो बॉन्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सबसे बेकार बॉन्ड्स हैं। तो जो क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन थे, CDOs, वो सबसे घटिया बॉन्ड्स थे, क्योंकि वो बॉन्ड्स ऐसे लाइक घरों के थे और ऐसे इंटरेस्ट रेट्स के थे जो वैसे ही बहुत बहुत बेकार थे। उनका रीपेमेंट भी एकदम स्टार्ट नहीं हो रहा था और जिन लोगों को वो ग्रांट हुए थे वो सारे लोन, उनकी रिपेमेंट देने की क्षमता और कम थी। तो इसलिए जो क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन थे, जिसमें मोस्टली ऐसे बॉन्ड्स आते थे जो कि BBB, BB रेटेड होता था, और जो मोर्टगेज बॉन्ड सिक्योरिटीज़ होते थे उसके अंदर ऐसे सिक्योर बॉन्ड्स आते थे जो AAA या AA रेटेड बॉन्ड्स होते थे। तो इन दोनों बॉन्ड्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक तरीके से चालाक बना के बेच दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बबल बर्स्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बहुत सारे नहीं, बहुत कम ट्रेडर्स थे जिन्होंने ना इन पैटर्न को समझा और उन्होंने क्या किया कि उस हाउसिंग मार्केट की, कि US की हाउसिंग मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा आप खुद सोच के देखो, US एक यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड का एपिसेंटर है, सुपर पावर में। तो वहाँ की हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट बेट करना एक बहुत बड़ा मतलब इट्स लाइक कि जैसे इंडिया की हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट बेट करना, ठीक है। तो अभी तो इंडिया हम हमारी एक बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन उस टाइम 2000, 2003, 2004, 2005 के टाइम पे US की हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट जो बेट करना, इट वाज अ वेरी बिग थिंग। तो इस वजह से वहाँ के 2-3 ट्रेडर्स थे जिन्होंने इस पैटर्न को देखा, और अभी आ रहा हूँ बाद में। इस पैटर्न को देखा और फिर उन्होंने उस पर्टिकुलर बॉन्ड्स के अगेंस्ट में जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स होता है वो ख़रीदा। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स का मतलब होता है कि एक तरीके से आप समझिए कि बेट करना, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट बेट करना या फिर पर्टिकुलर एरिया के अगेंस्ट बेट करना जहाँ पे आपको लगता है कि ये मार्केट आगे जाके क्रैश करेगा। तो उस टाइम पे वहाँ के कुछ 2-3-5 जितने भी ट्रेडर्स थे जिनको ये पैटर्न समझ में आया कि वहाँ पे लोन जो है काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को दे दिया जा रहा है विदाउट उनको पता था कि आगे जाके जब इसकी रीपेमेंट की जो इस लोन की जब रीपेमेंट की डेट आएगी तो ये जितने भी लोग हैं जिनके अगेंस्ट में लोन ग्रांट हुआ है ये लोग उस लोन को नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जब ये लोन पे नहीं कर पाएंगे तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वो बॉन्ड्स खरीदे जो
मोर्टाज सिक्योरिटी बॉन्ड्स थे और जो क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स थे। जो क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन सबसे कचरा लाइक बॉन्ड्स थे और जो जिसमें BBB रेटेड के लोन्स थे, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर विदाउट इनकम वेरिफिकेशन। और जो ज़्यादा लाइक AAA या AA रेटेड जो बॉन्ड्स थे, उनकी भी रिपेमेंट जब लोग आप उस लोन की रिपेमेंट जब वो रिपेमेंट अपनी डेट पे नहीं कर पाएंगे तो उस बॉन्ड्स की क्या कीमत रह जाएगी? बिल्कुल ही एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे वो सारे बॉन्ड्स, ज़ीरो, नल, एकदम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ जब वहाँ के कुछ 3-4 ट्रेडर्स ने पकड़ा और उन्होंने इन पर्टिकुलर बैंक्स, जिन भी बैंक्स ने ये लोन्स इतने कम लो इंटरेस्ट पे विदाउट वेरिफिकेशन जब लोन ग्रांट किया, तो वहाँ के कुछ 3-4 ट्रेडर्स ने इन पर्टिकुलर बैंक्स को नोटिस करके उनके अगेंस्ट में बैट किया। और जब उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट में बैट किया तो उन्होंने उन पर्टिकुलर बैंक्स के अगेंस्ट में क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स को ख़रीदा। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, बट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने उस पर्टिकुलर बैंक्स के जो भी 4-5 बैंक थे उनके अगेंस्ट में बैट किया स्टॉक मार्केट में। जब ये, क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके जितने भी लोगों को बैंक ने लोन ग्रांट किया है उनकी रिपेमेंट जो है वो कर नहीं पाएंगे और आगे जाके ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है हाउसिंग मार्केट की वो कोलैप्स करने वाली है। तो उन पर जितनी भी कंपनीज थी, उन जितनी भी बैंक्स थे, चाहे ड्यूश बैंक हो, चाहे लीथल ब्रदर्स हो। जो लीथल ब्रदर्स था वो सबसे बड़ा बैंक था जो 2007 अर्ली 2007 में उसने लाइक कोलैप्स होने के ना साइन दिखाने स्टार्ट कर दिए थे और सितंबर 2008 में जाके लीथल ब्रदर्स जो था वो पूरा का पूरा बैंकरप्ट, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने पूरा बैंकरप्ट लाइक घोषित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से जितने भी ट्रेडर्स थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर बैंक्स के अगेंस्ट में क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स किए थे, उनको बहुत ज़्यादा लाइक 20-1, 30-1, लाइक 1 मीन्स कि आपको अगर आपने 1,000 रुपये अगर आपने बेट लगाए तो उसके अगेंस्ट में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। तो जिन्होंने क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स खरीदे 20-1 या 30-1 का उनको रिटर्न मिला। और इसी से 2008 सितंबर के टाइम पे वो पूरे के पूरे हाउसिंग मार्केट जो थी वहाँ की, वो सारी की सारी कोलैप्स कर गई। चाहे वो मोर्टगेज बॉन्ड्स हो, चाहे वो क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन हो। क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन ऑलरेडी बहुत कचरा बॉन्ड्स थे, उनके ट्रस्ट वैसे ही नहीं था। उनको पता था कि इसकी तो रिपेमेंट स्टार्ट हो ही नहीं सकती है, तो वो तो ऑलरेडी फेल होने वाले थे। और जितने मोर्टगेज बॉन्ड्स थे, जो AAA और AA रेटेड लोन्स थे, वो सारे भी एकदम कोलैप्स कर गए। और सितंबर आते आते 2008 तक सारी की सारी हाउसिंग जो इंडस्ट्री थी, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जब उन्होंने 5 साल तक ऐसे लोगों को लोन दिया जो रिपेमेंट कर ही नहीं सकते हैं, तो वो जब एक टाइम पे जब उस रिपेमेंट की डेट इश्यू होगी बहुत सारे लोगों को, तो वो रिपे कर ही नहीं पाएंगे ना। तो वो जो भी बॉन्ड्स खरीदे थे उन लोन्स के नाम पे, उन बॉन्ड्स की क्या वैल्यू रह जाएगी? ज़ीरो वैल्यू रह जाएगी। उन बॉन्ड्स की वैल्यू तभी रहती जब जिन लोगों ने लोन ग्रांट किया है वो लोन अपने टाइम पे रिपेमेंट कर पाए। लेकिन जब वो नहीं कर पाएंगे तो उन जो बॉन्ड्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ख़रीदा था, चाहे वो क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन हो जो कि बहुत ही कचरा लाइक बॉन्ड्स थे, या फिर जो हो मोर्टगेज सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो कि AAA और AA रेटेड उसके अंदर बॉन्ड्स आते थे, इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट था। जो मोर्टगेज सिक्योरिटी बॉन्ड्स थे इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट था लोगों को कि इसकी रिपेमेंट एटलीस्ट आ जाएगी, बट इसकी भी नहीं आई, क्योंकि ये भी बहुत ऐसे लोगों को ग्रांट किया गया था जिनकी इनकम ही नहीं थी, जिनके ऊपर जिनका मंथली जिनकी इनकम कोई थी नहीं, या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट पे दे दिया गया। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जब 5-6 साल तक हुई और फिर उसके बाद 2008-2007 से अर्ली साइंस स्टार्ट हो गए थे कि लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और जितने भी बॉन्ड्स इन बैंक्स ने बाहर के इन्वेस्टर्स को बेचा है वो कोलैप्स करेंगे और डिफ़ॉल्ट करेंगे, और साथ ही साथ पूरा हाउसिंग मार्केट जो है उस पर से लोगों का ट्रस्ट भी चला जाएगा और जितना पैसा उसमें लोन में गया है वो सारा का सारा पैसा भी चला जाएगा। और ये चीज़ हुई, उसके बाद पूरा का पूरा हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गया, पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक जो एक साइकिल होता है वो रुक गया, और फिर यूएस की गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से $700 बिलियन उस मार्केट में इंजेक्ट किया
ताकि उस जो पर्टिकुलर एक तरीके से जो इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे जा रही थी, स्टेप डाउन कर रही थी, उसको स्टेप अप करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अराउंड $700 बिलियन उस मार्केट में इंजेक्ट किया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या फिर जो जिन लोगों का पैसा उस बैंक में हो, एटलीस्ट उन लोगों को उस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टेबल कर सके। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ करा, और फिर वो इंडस्ट्री जो थी इतनी ज़्यादा इनस्टेबल थी, और फिर उसके बाद पूरा ग्लोबल रिसेशन उस पर नज़र आया। और फिर उसी के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेशंस किए। 2009 के बाद उन्होंने बहुत सारे पोस्ट रेगुलेशंस और रेगुलेटरीज बॉडी बनाई जो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। इसी वजह से आज अगर आप देखें तो इंडिया में भी जब आप लोन लेते हैं, और अगर आप घर का लोन लेते हैं, तो वो लोन जो है उस पर आपकी बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है। जैसे मैंने भी अपना एक स्टूडेंट लोन लिया था कॉलेज की फ़ीस के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लाइक 2 लाख का था, क्योंकि और जो बहुत सारी फ़ीस थी वो मेरे पापा ने खुद ही कवर कर ली थी। तो जो वो लोन लिया, उस लोन के टाइम पे उस बैंक में जिस हमने लोन लिया, उस बैंक में हम मेरे पापा की लाइक इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद हमारा घर देखा गया। मैं सूरत में रहता हूँ, तो सूरत में जो हमारा घर है उस घर को देखा गया। वो जो बैंक एम्प्लॉय था वो खुद वेरीफाई करने के लिए आया। तो अराउंड ये 1 महीना ये वेरिफिकेशन चला, तब जाके मुझे जो है वो लोन ग्रांट हुआ। तो अभी जो आप जितने भी लोन्स में जितने भी आप डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन देखते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है जो 2008 का ग्लोबल क्राइसिस था, कि आप जिस भी इंसान को लोन ग्रांट कर रहे हो उसकी इनकम वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, या फिर ये देखना कि वो इंसान आप फ्यूचर में उसकी रिपेमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने आपको समझाया कि कैसे 2008 का ग्लोबल क्राइसिस हुआ था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। आई विल बी मेकिंग द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।